नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण के इस महासेशन में हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। हिंदी वर्णमाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला के आज हम केवल 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और विस्तृत व्याख्या सहित चारों ऑप्शनों के बारे में आपको विस्तृत से समझाने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए। इससे पहले कि वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम हिंदी जो है वो एक सिरे से पढ़ते जा रहे हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। अगर आपको इसके पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी आज जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ, आप वहां से जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी का मतलब भाषा के सबसे निचला स्तर जो है वो क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वर्ण। क्योंकि सबसे निचला स्तर है वर्ण यानी अक्षर। उससे ऊपर शब्द बनता है, सबसे ऊपर पद बनता है, पद से भीतर वाक्य, ऐसे ऐसे करके बन जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। वर्ण को ध्वनि कहते हैं, ठीक है, और अक्षर भी कहते हैं। तीनों चीज इसको कहते हैं। वर्ण और ध्वनि में एक अंतर भी होता है जो इस प्रकार से है। मौखिक भाषा को ध्वनि कहा जाता है और वही लिखित भाषा को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। अगर वर्णमाला विस्तृत से पढ़ने तो आप पढ़ सकते हैं, हमने इसकी भी वीडियो बना रखी है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालु। ए और ए क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कंठ और तालु। अब आप सोच रहे हैं दो कैसे हो गया? हर वर्ण का तो एक ही स्थान होता है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु क्यों हो गया? क्योंकि कंठ तालु सूत्र, ए दे तो कंठ तालु, संस्कृत में सूत्र आता है ए दे तो कंठ तालु। सूत्र के अनुसार ए और ए कंठ तालव्य वर्ण है, जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है। नासिक के वर्ण होते गा या नामा, यानी वर्ग का आखिरी अक्षर जो है वो नासिक वर्ण होते हैं। और मूर्धन्य होते टाठन सा और ओष्ठ होते पापा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कंठ तालु क्या हो गया? क्यों होते दो? क्योंकि ए जो है ये किसको मिलकर बना हुआ है? ये मिला है आ प्लस ई, आ और ई को मिलकर के ए बना हुआ है, ठीक है, आ और ई को मिलकर बना हुआ है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या आ जाता? अकुह विसर्जन यानी कंठ। आ का आ जाएगा कंठ और इचु यशानम तालु सूत्र से ई और चवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाता तालु। इसलिए ये दो की योग से बना हुआ है, इसलिए ये कंठ भी होगा और तालु भी होगा, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं? अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा रा। रा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। रा कौन सा व्यंजन आ जाएगा? अंतस्थ व्यंजन नहीं है। सॉरी, इसका ऑप्शन गलत लग गया। ये रा तो अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन हा अंतस्थ व्यंजन नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन आता है या रा ला वा, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक होगी यहाँ पर। या रा ला हो जाता है। हा कौन सा वर्ण आता है? हा आता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है, यानी श श श हा। ये जो चार वर्ण है ये ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब जब हमारे मुख से जो है वो गर्म सांसें निकलती है जिन वर्णों के उच्चारण में। और अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है जो अंतःकरण से निकलते हैं, ठीक है, जिनमें थोड़ा रुकावट उत्पन्न होती है, बाधाएं उत्पन्न होती है जिन वर्णों को बोलते समय,
तो या रा ला वा जो है अंतस व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को कौन सा कहते हैं? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था अंतस व्यंजन इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर व्याख्या की बात करें, बी ऑप्शन इसका था। अंतस व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जो जीभ, तालु, दंत, ओंठ के स्पर्श से होता है। यानी जीभ का प्रयोग भी होता है, तालु का प्रयोग भी होता है, दंत का प्रयोग भी होता है, ओष्ठ का प्रयोग होता है। या रा ला वा यानी सभी चीजों का प्रयोग हो रहा है, किंतु ये अंग नहीं, ये अंग कहीं भी एक दूसरे का पूर्ण स्पर्श नहीं करते। मानो वो संकेत करते हैं लेकिन स्पर्श नहीं। या रा ला वा पूरा स्पर्श नहीं करते, न दांतों को पूरा स्पर्श करते हैं, न तालु को पूरा, न ऊंट का स्पर्श करते हैं। या रा ला वा लेकिन संकेत देते हैं। ये संख्या 4 होती है, या रा ला वा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब उष्ण व्यंजन की बात करें तो वायु, अगर इस उष्ण व्यंजन की बात करते हैं, ठीक है, उष्ण व्यंजन की बात करें तो वायु मुख से रगड़कर ऊष्मा पैदा करे, यानी गर्मी पैदा करे। उष्ण का मतलब गर्मी, गर्मी पैदा करे, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती हो तो उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, श श श। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, इसमें ऑप्शन आया था ए पे स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, यानी इनकी संख्या जो 25 होती है। जैसे क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया, प वर्ग आ गया। यानी ये दोनों जो हमारे जबड़े होते हैं, दोनों जो भाग होते हैं मुख के, ये आपस में स्पर्श का मतलब चिपक जाते हैं, ये स्पर्श करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। इन वर्णों को उच्चारण कहते समय। देखिए क वर्ग में का खा ग घ, च वर्ग में चा से देना, ट वर्ग में टा ठा डा डाना, त वर्ग में ता था डाना और प वर्ग में पा 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 मा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है, ये दंत है और ये ओष्ठ है। ठीक है, तो 5 प्रकार के 25 व्यंजन जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं अभी हमने ऊपर पढ़ा था। श श श जो है ये उष्ण व्यंजन में आते हैं। ठीक है, और बाकी जो है टाटा देना, टाटा डेडा, टाटा देना, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहा जाता है? केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहा जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिन केवल सांस का प्रयोग करते हैं, तो इसका लिखा हुआ है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को अघोष वर्ण कहा जाता है। ठीक है, यानी स्पर्श व्यंजनी जो है ये जो है इनमें से कुछ अघोष होते हैं, कुछ सघोष होते हैं, कुछ अल्पप्राण होते हैं, कुछ महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा? अघोष वर्ण कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है और वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। काखा, चाचा, टाथा, टाठा, पापा। ठीक है, यानी क्या कहा? ये जो काखा है पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष है। पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है, और का गा गा, टा टा डा णा ता था दा दा ना पा फा बा मा या रा ला वा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर किस में आता है? अल्प प्राण में आता है। ठीक है, अल्प प्राण से वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर ये का ग गा ये अल्प प्राण में आता है। चा जा या अल्प प्राण, टा ड णा अल्प प्राण, ता द ना अल्प प्राण, पा बा मा। ठीक है, बा हो जाएंगे। ठीक है, ये किस में आते हैं? ये अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण की संख्या जो बची हुई है बाकी 15, ये जो बचे हुए दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ख ग
छ, झ ये महाप्राण में आते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रयत्न के आधार पर ला वर्ण किस प्रकार की ध्वनि, यानी ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप रट लीजिए और दिमाग में घर कीजिए। ला वर्ण किस प्रकार की ध्वनि, उच्चत्व ध्वनि है, प्रकंपित ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ला वर्ण जो है वो पार्श्विक ध्वनि मानी जाती है। कैसे? क्योंकि प्रयत्न के आधार पर ला वर्ण पार्श्विक ध्वनि है। उच्चित व्यंजन दो वर्ण होते हैं, डा, णा, ड़ा और ण। उच्चित व्यंजन यानी जिसके नीचे बिंदी आती है वो उच्चित व्यंजन हो गया, जैसे पढ़ाई, कड़ाई, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, ये उच्चित व्यंजन कहलाते हैं। कई बार पूछा जाता है उच्चित व्यंजन कौन से होते हैं। अब लुंठित या प्रकंपित व्यंजन वहता होता है जिसके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कंपन करता है अथवा थरथराता है। हिंदी वर्णमाला में रा को लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण कहलाता है। ठीक है, तीनों ऑप्शन आ गए। लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन सा होता है, रा वर्ण होता है, और पार्श्विक वर्ण ला होता है। उच्चित व्यंजन डा और डा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। अब पश्च स्वर की बात भी आती है। पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा, आ। यानी पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय होता है, आ, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ। ऐसा लग रहा है कि माना जीव के पश्च का मतलब होता है जीव के पिछले भाग से आवाज आ रही है, पिछले भाग से बोला जा रहा है, अग्र भाग से नहीं या मध्य भाग से नहीं। पश्च मतलब पीछे वाले भाग से बोला जा रहा है। उच्चारण की दृष्टि से आ निम्नतर मध्य अगौलिक ह्रस्व स्वर होता है। ये जो आ है ये निम्नतर माना जाता है, इसकी कोई मात्रा नहीं है, ये अगौलिक है, ये अग्रमुखी है। ठीक है, और डा जो है, डा और टा वर्ग, डा टवर्ग की से है, उच्चारण का मूर्धा होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और बा जो है ये ओष्ठ होता है, यानी पवर्ग का ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि इसमें कौन सी नहीं हो जाएगी, यानी हम आपको वर्णमाला संपूर्ण तरीके से आपको बताने वाले हैं। ओष्ठ ध्वनि इसमें कौन सी नहीं हो जाएगी। अब तक आपने बहुत पढ़ लिया, आप बताइए ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चा वर्ण ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ये आती है इचुएशनम तालुक पे। ठीक है, पाप हवा ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। अयोग्य वाह वर्ण कौन से होते हैं। अब बार बार पूछा जाता है अयोग्य वाह वर्ण कौन से होते हैं, इतना आपको भी याद होगा, आप आंसर बताइए कौन सा होगा। तो अयोग्य वाह वर्ण जो है आ नहीं है, ई नहीं है, उ नहीं है, ये अंग आह जो होता है ये अयोग्य वाह कहा जाता है। अयोग्य वाह का मतलब होता है कि जो न स्वरों में गिने जाते हैं ना व्यंजनों में गिने जाते हैं। ठीक है, उ के उच्चारण ई के तालु और आ का कंठ होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। स कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपित स्पर्शी संघर्षी स्पर्श संघर्ष। अब तक तो आपने कहा कि स जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म तो होते ही, उसका दूसरा नाम भी होता है, वो इन चार में से कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी संघर्षी। ये थोड़ा संघर्षी भी है। संघर्षी का मतलब इनको कठिनता से बोलना पड़ता है। श किसी किसी को तो याद नहीं होता है, इसका आभास नहीं होता कि इसको किस तरीके से, एक ही तरीके से सा, जबकि इसका अलग अलग प्ररूप होता है, अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है, इसलिए संघर्षी भी। जिन वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसराहट से प्रतीत होती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, और इन्हीं को ही संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। अब पार्श्विक अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था उच्चित व्यंजन, और क्या क्या पढ़ा था, उच्चित व्यंजन हमने पढ़ा था, प्रकंपित व्यंजन हमने कहा पढ़ा था, और पार्श्विक व्यंजन हमने इसमें पढ़ा था। इसमें कौन सा पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका लाभ।
ठीक है। पार्श्विक व्यंजन लावरण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु छुए हुए पार्श्व यानी मुख के दोनों बगल से हवा बाहर निकल जाए उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिनके उच्चारण में जीवा यानी जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता हो, हवा पार्श्व यानी बगल आसपास से निकल जाती है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। हिंदी में केवल ला वर्ण पार्श्विक होता है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। हिंदी तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि कौन सी हो जाएगी? बहुत बार हमने ऊपर पढ़ लिया, आप यहाँ भी देख लीजिए। तालव्य ध्वनि जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इची स्थान तालु, दोनों ई और चवर्ग का स्थान तालु होता है। ठीक है। कवर्ग का कौन सा हो जाएगा? का कांट। और दंत का क्या हो जाएगा? सॉरी, टाठा डडा का क्या हो जाएगा? दंता। लुतु लसाना दंता। और टाठा डडा का क्या हो जाएगा? ऋतु रसाना मूर्धा। ठीक है, ये मूर्धा है। अब बात करते हैं इसकी, प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। ये सा ध्वनि जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो? अभी तो हमने पढ़ा कि सा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन तो है ही, लेकिन ये ध्वनि भी है, ये इसका उच्चारण स्थान भी है। ये कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ्य तालु दंत मूर्धा। तो इसका जो राइट आंसर बी ऑप्शन इसका हो जाएगा लिट्यु लसाना, सॉरी तालु हो जाएगा लिट्यु लसाना दंता। इचु लसाना तालु हो जाएगा। ई चवर और ये जो मूर्धन्य सा होता है इसका उच्चारण स्थान दंत आता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? इनमें से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण हो जाएगी? तो ता ध्वनि अल्प प्राण हो जाएगी। ये ऑप्शन सही आंसर। यानी अगर बात करते हैं तो अल्प प्राण जिन वर्णों के, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास प्राण वायु की मात्रा अल्प होती है यानी छोटी होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन ध्वनियों के उच्चारण में हाकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये होते हैं का प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा। माना का गा है, अगर हम ये देख लेते हैं क्या कहा हमने, यहाँ पर देख लेते हैं पहला तीसरा पांचवा गा। इसका का गा गा, ता दा ना, टा डा अणा, चा जा या। पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? पहला तीसरा पांचवा हो जाएगा आपका अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होगा? दूसरा और चौथा महाप्राण हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या रा लावा। ठीक है, ये भी अल्प प्राण में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, या रा लावा भी जो है ये अंतस्थ व्यंजन जो है ये अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सा दंतोष्ठ है? दंतो और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बार बार पूछा जाता है। ऐसा कौन सा वर्ण है जो दांतों से दांत भी उसका उच्चारण स्थान है और ओष्ठ भी है? माँ नहीं, क्योंकि माँ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, उपपदमान्या ना मोष्ठ। पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, फा का भी ओष्ठ, था का आ जाएगा लुट्यु लसानम दंता, ताता दादना का दंत। वा जो है इसका उच्चारण स्थान राइट आंसर हो जाएगा वा। वकारस्य दंतोष्ठम सूत्र आता है वकारस्य दंतोष्ठम। दांत और ओष्ठ जिनका उच्चारण स्थान होता है वो दांत और नीचे दोनों ऊंठों को सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। इस वर्ग में वा जो है सूत्र आता है वकारस्य दंतोष्ठम। वा का उच्चारण स्थान दंत भी होता है और ओष्ठ भी होता है। ठीक है, एक ही वर्ण है जो दोनों उसमें। बाकी क्या है, जैसे स्वर वर्ण आते हैं ए आई, तो वो अलग अलग है, आवरी को मिलकर के ए बना, वो संयुक्त व्यंजन में आ गया, संयुक्त स्वर में आ गया। लेकिन वा का ऐसा अकेला वर्ण है जिसका दोनों होता है, एक ही होते हुए भी दो होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत्य व्यंजन, इन तीन वर्णों में से ऐसा आपको बताना है कि जो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंत्य भी है। ठीक है, कौन सा? घोष हमने बताया था, अघोष हमने बताया था पहला और दूसरा।
तो इसमें कौन सा हो जाएगा कि जो ये चारों चीजें स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्या, तो इसका जो है था इसका राइट आंसर हो जाएगा, था इसमें आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से सी यानी था सही उत्तर है। स्पर्श व्यंजन, दंत्या, ध्वनि, स्पर्श व्यंजन भी है। स्पर्श व्यंजन यानी 25 व्यंजन में से आधा विसर्ज में तवर्ग हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और दंत्य वर्ण में लिटु लसानम दंता ता था दा दा ना का की जो है दंत हो गया। ठीक है, घोष भी है क्योंकि पहला और दूसरा घोष होता है। महाप्राण भी है, दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार वर्ण पूछे जाते हैं कि ऐसे भी प्रश्न बार बार आता है कि ऐसा वर्ण बताए जिनमें ये सभी चीजें हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध, ये बहुत बार पूछा जाता है, समृद्ध स्वर कौन सा हो जाएगा? तो समृद्ध स्वर हो जाएगा इसमें ई वर्ण समृद्ध स्वर हो जाएगा, क्योंकि समृद्ध का मतलब होता है क्लोज बदल, यानी या इसको कहते हैं हाई बदल। ऐसी स्वर ध्वनि होती है जो जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह से में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। ई ई मुंह की आकृति ही बदल जाती है। ई दोनों वर्ण आते हैं, दोनों एक जैसे ई। तो ये ई वर्ण जो है ये समृद्ध स्वर माना जाता है, जिसमें मुख्य की आकृति गोल जैसी हो जाती है, ई अजीब सी हो जाती है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां है, तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, टाटा डाडा। ठीक है, और पा का हो जाएगा ओष्ठ, ता का हो जाएगा दंत, और कवर्ग का हो जाएगा कंठ। तो कुल मिलाकर के आज हमने 20 प्रश्नों पर चर्चा की। इसकी बाद जो दूसरी वीडियो आएगी वर्णमाला से संबंधित अन्य कोई प्रश्न बचे हुए हैं वो हम दूसरी वीडियो में पूर्ण करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए प्यारा सा कमेंट भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां भी देख लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ देखनी है तो हमने नीचे लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां वेबसाइट पे जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।